गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। मेंस की तैयारी आपकी बहुत बढ़िया हो गई होगी। पेपर में जाके आग लगा दोगे, धुआं धुआं कर दोगे और बेहतर पोस्ट अचीव करके आओगे। जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट होगी ना, मैं आशा करता हूं देवी मां की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से बहुत जल्द आपको मिल जाए। इस साल जो भी आपका अच्छा पोस्ट चाहिए वो मिल जाए। लेकिन अगर आप मेहनत किए होंगे, अगर आप डिजर्व करते होंगे, तब भी आपको मिलेगा। सिर्फ एक्सपेक्टेशन से कुछ नहीं होता है। फर्स्ट यू हैव टू डिजर्व, देन यू हैव टू एक्सपेक्ट। तो आप एक्सपेक्ट तो कर रहे हो कि आपको ये पोस्ट मिल जाए, लेकिन अगर आप उसको डिजर्व नहीं करते, अगर उसको डिजर्व करने के लिए जितना मेहनत की रिक्वायरमेंट है उतना मेहनत आप नहीं कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। फिर वही एक्सपेक्टेशन टूटती है तो पेन होता है। तो एक्सपेक्टेशन करना ही नहीं है, आपको सिर्फ मेहनत करना है। और जितना मेहनत कर सकते हो ना आखिरी 2-3 दिन 4 दिन में, उतना मेहनत करो। जितने चीजों को रिवाइज कर सकते हो रिवाइज कर लो। जो आपका टाइम टेबल है सही तरीके से सेट कर लो। मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं कि लास्ट टाइम पर क्या करना चाहिए, उन सब चीजों को आप कर लो। तो आ जाओ, हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 3 सैंपल पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूं, और जो अभी का सैंपल पेपर मैं करा रहा हूं ना, वो मैं आप लोगों को करा रहा हूं क्या, CGL 22 प्री के सारे अच्छे सवाल। CGL 22 प्री के सारे अच्छे सवाल। तो आपको यहां से देखो क्या क्या मिलेगा, बता दूं पहले एक बार फिर से कि यहां पर मैं अभी आपको CGL 22 प्री के सारे अच्छे सवाल, CPU 22 प्री के सारे अच्छे सवाल, और साथ साथ ना कुछ अच्छे सवाल मैं खुद से लेकर आता हूं। तो एक आधे ही रखता हूं, ज्यादा नहीं रखता, क्योंकि मैं रेलिवेंसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं कि ऐसा नहीं कि आपको टिपिकल करा के डरा दूं। तो इसीलिए मैं एग्जाम के जो अच्छे सवाल होते हैं, जो पेपर में आए भी हैं, डिफिकल्ट भी है, जिसमें आप फंस भी सकते हो, जिसके स्मार्ट अप्रोच आप नहीं लगा पाते हैं, जो मेरे पास डाउट के फॉर्म में या फिर किसी ना किसी फॉर्म में आता है, उसको मैं लेकर आता हूं। मान लो कि मैं 1000 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उसमें से 100-200 क्वेश्चन ही छाटूंगा आप लोगों के लिए। 100-200 नहीं, 100 ही छाटूंगा। समझ रहे हो ना? तो आपको समझना है कि आपको सिर्फ वही सवाल मैं लाता हूं जहां पे आप क्रिटिकल है, जहां पे आप फंस सकते हो, जहां आपको पेन होगा, जहां आपको टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं कि रैंडम मुंह उठा के चला आता हूं, बिना क्वेश्चन छांटे, बिना कुछ देखे सुने। अच्छे से एक एक क्वेश्चन को छांट के, निकाल के, अरेंज करके, अलाइन करके, उसको प्रॉपर पीपीटी में सेट करके फिर मैं आता हूं। तो आ जाओ, देखो पहला सवाल है आपके सामने, CGL प्री का आया हुआ। इसको मैं होमवर्क भी दिया था, लेकिन फिर से ले लिया कि कुछ बच्चे अगर फंसे होंगे तो मैं करा दूंगा। तो करिए इस सवाल को फटाफट से। बोला है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 65% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 3% ऑफ द वोट्स वर डिसाइडेड टू बी इनवैलिड। ए कैंडिडेट गॉट 81,965 वोट्स which are 65% of the total votes, valid votes। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे। सवाल को समझो। सवाल बोल रहा है कि 2 लोगों के बीच इलेक्शन होता है, एक को 65% वोट, क्या हो रहा है, 65% वोट टोटल कास्ट हुआ। तो मान लेता हूं कि X वोट था, और 65% का मतलब क्या होता है भैया, 13 पांचे 65 और 20 पांचे 100, 20 पांचे 100, इट मीन्स 13/20। मतलब 20 में से 13 वोट ही डला, कास्ट हुआ। तो 13/20 वोट कास्ट हुआ। और जो ये वोट कास्ट हुआ ना, उस कास्ट हुए वोट में से 3% इनवैलिड हुआ। 3% इनवैलिड हो गया। 3% इनवैलिड हो गया, इसका मतलब जो वैलिड हुआ भाई वो कितना हुआ, 97%। अब 97% इनवैलिड है, सॉरी 97% वैलिड है, 3% इनवैलिड है।
अब आपसे बोला है कि उसके बाद जो बोला है कि जो एक कैंडिडेट है वो 81,965 वोट पाता है, जो टोटल वैलिड वोट के 65% है। अब टोटल वैलिड वोट है कितना? इतना, और इसका 65% एक को मिलता है, और इसका 65% किसके बराबर है? 81,965। बस यही लाइन आपको लिखना था। उसके बाद जैसे ही इसको सॉल्व करोगे, अगले ही लाइन में उत्तर आपके कदम चूमेगी। जैसे आप मेहनत कर लेते हो तो पोस्ट आपके कदम चूमती है। आज के डेट में अगर मेरे से कोई बोले CGL 22 अपीयर, तो मैं हुआ नहीं, CGL 23 अपीयर हो जाओ, मैं अपीयर होऊंगा, एक पोस्ट लेके बैठ जाऊंगा। कोई एक अच्छा पोस्ट 4600 ग्रेड पे तो आराम से ले लूंगा। अगर मैं बैठ के पढ़ाई करना शुरू कर दिया, लाइक करंट अफेयर्स पढ़ने लगा, स्टैटिक जीके पढ़ने लगा, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने लगा, तो फिर मेरा बेहतर रैंक आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रैंक 1 आएगा। रैंक 1 लाने ऐसे मुंह से बोल के नहीं आता, थोड़ा सा लक फैक्टर होता है रैंक 1 आने में, कि पेपर वाले दिन थोड़ा अच्छा पेपर चला जाना। टियर 3 होता था, जो कि अब नहीं है, टियर 3 में अच्छा मार्क्स आ जाना। जैसे मेरा टियर 3 में कम मार्क्स आ गया तो मेरा रैंक 112 हो गया। अदरवाइज अगर टियर 3 में 60 मार्क्स भी मुझे मिलता तो मेरा जो रैंक रहता वो 32, 33 ऑल इंडिया रैंक होता। 70 मार्क्स अगर होता टियर 3 में तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 8, 9, 10 ऐसे रहता। तो रैंक मेरा जब खराब हुआ तब 112 है, फिर भी कोई आसपास टच नहीं कर पाता। 20 लाख लोगों में, 22 लाख लोगों में 112 रैंक आया। तो आप समझ जाओ, तो आप ऐसे अप्रोच से बेहतर तरीके से चीजों को सॉल्व करोगे तो एक लाइन में उत्तर आएगा और आपका बेहतर रैंक आएगा। अब इसको सॉल्व करो, सिर्फ काटाकुटी ही तो करना है, कुछ करना है क्या? नहीं, काटाकुटी करो। क्या है? 13 से काटा 13 छक्के 78, 13 तिया 39, 13 पचे 65, 13 से काटा 13 चौके 52, 13 8 104, 13 पचे 65। 97 से सीधा सीधा कट रहा है 5 बार में, काट लो। 5 दूना 10 दूना 20, x बराबर आया 20 पर कितना जीरो? 2 2 3 4। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? होना ही नहीं चाहिए। अगले सवाल को देखो। अगला सवाल भी CGL प्री 22 का आया हुआ सवाल है, सॉल्व करने का कोशिश करिए। देखो ऐसे सवालों को ना देखते ही आपको समझना होता है कैसे करना है। अगर थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो आप उसी टाइम उसको छोड़ दो, स्किप कर दो और फिर बाद में आके करो। ऐसा नहीं कि एक बार सर बोले थे कि ट्राई लेना चाहिए तो मैं उसी टाइम ट्राई ले लूंगा, नहीं। आपको देखने के साथ ही डिसाइड करना है कि मैं डुएबल है या नहीं है। अगर डुएबल है तो मैं करूंगा, नहीं डुएबल है तो स्किप कर दूंगा, बाद में आके करूंगा। अब सवाल क्या है कि साइन ए का वैल्यू आपको 1/3 दिया हुआ है, साइन बी का वैल्यू 1/5 दिया हुआ है, और बोला है कि जो ए और बी है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ए और बी है सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और फिर बोला है कि आपको बताना है कि cos a माइनस cos b का वैल्यू क्या होगा, cos a माइनस b का वैल्यू क्या होगा। पहला चीज आप फॉर्मूला याद होना चाहिए कि cos a माइनस b किसके बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए होता है cos a इंटू cos b माइनस नहीं प्लस sin a इंटू sin b। अब देखो दो कॉन्सेप्ट लगाया है। पहला तो आपको फॉर्मूला पूछ लिया, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहां पे कॉस नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो जो भी कॉस ए का वैल्यू आएगा कॉस बी का वैल्यू आएगा नेगेटिव आएगा। अब आपको कोई साइन ए का वैल्यू दे दिया और बोला कि कॉस ए निकालो, बोला कि कॉस ए निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो आपको पता है कि हाइपोटेनस जो है वो 3 है, जो हाइपोटेनस है वो 3 है और जो परपेंडिकुलर है वो 1 है। तो आप क्या करोगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आएगा? बेस। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2√2 और बटे 3, ये आ गया कॉस ए। लेकिन आपको पता है कि कॉस ए जो है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम लोग इसको नेगेटिव रखेंगे। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको बोला गया साइन बी का वैल्यू गिवन है,
क्या गिवन है 1/5। आपसे cos भी कोई निकालने बोले तो आप एक लाइन में निकाल दोगे कि 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 24। इट मीन्स 2√6/5। लेकिन क्या होगा ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का रीजन क्या है? क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब आपको cos A का वैल्यू पता है, cos B का वैल्यू पता है, तो cos A इंटू cos B क्या होगा 2√2 इंटू 2√6, तो 2 दूना 4 दूना 8√3। नेगेटिव नेगेटिव खत्म हो गया। जब मैं 2 से 2 में किया तो 4 आया, और जब √2 में √6 से किया तो ये मेरे को 2√3 आया। तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो 8√3 हो गया मेरे भाई, और नीचे 3 बचे 15 हो गया। और ये किसके साथ ऐड करना है? इसको ऐड करना है sin A इंटू साइन बी, मतलब 1/3 इंटू 1/5। इट मीन जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा 8√3 प्लस 1/15। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोनो दिक्कत है का? कोनो प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? आसान था, बहुत ही आसान था, एकदम गर्दा उड़ा दिए हो ऐसे सवाल घमा बना के। चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल को देखो। क्या है नेक्स्ट सवाल? इफ द मीडियन ऑफ द डेटा 24, 25, 26, देखो मैं उसके पहले जो ना वो टोन था ना, वो लंदन वाला टोन था। इफ द मीडियन ऑफ द डेटा, उसका जो हिंदी आया 24, 25, 26 वो बिहारी था। ऐसे होता है मिक्स, हम जब यूके में थे तब सीखे थे। तो 24, 25, 26, x+2, x+3, 30, 31, 34 का जो मीडियन है ना वो 27.5 है। तो आपसे बोला गया कि x की वैल्यू क्या होगी। दर्द हुआ, x बहुत ही वैल्यूएबल थी, उसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यहां पर मीडियन निकालना है। आ जाओ। मीडियन होता क्या है? मीडियन इज द मिडिल टर्म, या फिर जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स डेटा है, अगर डेटा जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो जो दो बीच में मिडिल आते हैं उनका एवरेज जो होता है वही मीडियन होता है ना? तो मैं बोला दो जो बीच में है x+2 और x+3, इनका जो एवरेज होगा ना वही मीडियन होगा। तो बोलोगे हाँ सर, तो मैं उन दोनों का एवरेज फाइंड आउट करता हूं। तो x+2 प्लस x+3 निकाला तो 2x + 5, और इसका जो मैं 2 से डिवाइड किया तो ये किसके बराबर आना चाहिए 27.5 के। तो 2x + 5 किसके बराबर आना चाहिए 27 दूना 54 55। 2x किसके बराबर आना चाहिए 55 - 5। ऐसे ही आप सॉल्व करना, देखना पेपर में टॉप कर जाओगे। 2x बराबर किसके आएगा 50 और x बराबर किसके आएगा 25। आप लोग ये चाहते हो ना कि सर आप इस तरीके से नहीं पढ़ाते। बेटा मैं इस तरीके से पढ़ा सकता हूं, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिख के सॉल्व करोगे ना तो जिंदगी में कभी PA से TA का पोस्ट नहीं मिलेगा। जो होता है ना पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, और एक होता है टैक्स असिस्टेंट, उसका भी पोस्ट नहीं मिलेगा ऐसे पढ़ोगे तो। आपको सीधा यहीं पे उत्तर लिख देना चाहिए था कि 27 दूना 54 55 से 5 गया, 50 को 2 से डिवाइड करूंगा 25 उत्तर आएगा। 27.5 गुणा 2 55 - 5 50/2, 25 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो बोला है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ R and M रिस्पेक्टिवली इफ द गिवन नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 16 और 11। एक नंबर है 34R0503M6 जो डिविजिबल है 16 से और 11 से। तो आपको बताना है कि R और M का मान क्या होगा। R और M का मान क्या होगा? देखो कोई नंबर 16 से डिविजिबल है, इट मींस कि उसका लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होना चाहिए। 16 से डिविजिबल होना चाहिए। कुछ नहीं करो, डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके देख लो। कुछ करना था क्या? नहीं। अब आपको एक और कहानी पता होना चाहिए कि अगर 4th डिजिट है, 4th डिजिट अगर इवन है तो लास्ट का 3 डिजिट को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, और 4th डिजिट अगर ऑड है
तो लास्ट के 3 डिजिट में 8 ऐड करके डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं बोला जो 0M6 था इसमें 8 ऐड करके डिवाइड करो, जो आएगा वो 16 का डिविजिबल होगा। मैं बोला M अगर 0 होता तो 6 8 14 डिविजिबल है क्या 16 से? नहीं। M अगर 16 होता मतलब M अगर 1 होता तो 16 8 24 16 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 26 8 34 नहीं, 36 8 44 नहीं, 46 8 54 नहीं, 56 8 64 है। तो अगर जब मैं M को 5 रखता हूं तो 56 में जब मैं 8 ऐड किया तो ये 64 जो आया ना वो डिविजिबल आया। आया कि नहीं आया? आया ना। 66 8 आएगा क्या? 76 8 आएगा क्या? 86 8 आएगा क्या? 96 और 8 आएगा क्या? नहीं। तो सिर्फ एक वैल्यू आया M का, वो है 5। तो आपको M का वैल्यू जो मिला ना वो 5 मिल गया। अब आप क्या करोगे? 11 का डिविजिबिलिटी लगाओगे। उसका क्या होता है? आप ऐसे ऐसे माइनस करते जाओ। करो माइनस। 6 माइनस 5 1, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 5 माइनस 5, 0 माइनस R माइनस R, 4 माइनस 3 1। ये 4 माइनस 3 1, ये जो है वो आइदर 0 के बराबर होना चाहिए और 11 के बराबर आना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप M का वैल्यू निकाले थे उससे पता चल गया था या तो B या तो C आंसर होगा। अब मैं यहां से R का भी वैल्यू निकाल लूंगा। 5 3 8 से 2 गया 6, तो 6 माइनस 6 माइनस R। अगर मैं 0 के बराबर मान लूं तो R किसके बराबर आएगा? -6। लेकिन R का भी -6 हो सकता है क्या? नहीं, ये तो पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें 11 ऐड कर दो। 11 ही क्यों ऐड कर रहे हो? क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो। तो उसमें जब भी आगे ऐड होगा वो 11 ही ऐड होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो देखो क्या करो, इसको 0 के बराबर ना करके 11 के बराबर कर दो। तो -6 माइनस R बराबर है 11 के। तो -R उधर ले जाओगे तो 11 से 6 गया 5। आप अगर चाहोगे तो देखो यहां से नहीं कंफ्यूजन होगा आपको। बेहतर तरीका यही है कि जब भी आपको नेक्स्ट डिविजिबल टर्म निकालना होता है तो 11 ऐड करते हो तो 11 ऐड कर दो, बात खत्म। बात को समझ गए ना? चलो, उत्तर जो हुआ ऑप्शन सी हुआ। अगला सवाल देखिए, एकदम लाल ब्लू कलर में है। अब बताएगा कोई कुछ शेडेड एरिया पूछा होगा और कुछ पूछ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है, क्या पूछा है? As shown in the given figure, inside the large semicircle, 3 semicircles with equal radii, देखो रेडियाई जो है ना वो प्लूरल है रेडियस का, are drawn so that their diameters are all sit on the large semicircle's diameter. What is the ratio between the red and blue areas? देखो पूछा क्या, ध्यान से समझना। वो पूछा है ना कि रेड एरियाज और जो ब्लू एरियाज है ना, जो ब्लू एरियाज है ना, इन दोनों का एरिया का रेशियो पूछा है। ऐसा नहीं बोला है कि इन सेमी सर्कल्स और बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया बताओ। एक चीज और वो बोला है, उसको समझो। देखो क्या बोला है कि बोला ये है कि जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, ये तीनों का तीनों सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो बराबर है और वो इस तरीका से पुटअप किया गया है कि वो बड़े सेमी सर्कल के डायमीटर के बराबर आ जाए। अगर मैं बोल दूं कि पूरा 6 होगा, ध्यान से समझना, क्यों बोल रहा हूं समझ जाओगे आप। पूरा 6 होगा तो ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 2 और ये क्या होगा 2। इट मींस इसका रेडियस क्या होगा 1। नीचे लिखता हूं, इसका रेडियस क्या होगा 1। दूसरे कलर से लिखता हूं, दूसरे कलर से लिखता हूं। इसका रेडियस क्या होगा 1, इसका भी रेडियस क्या होगा 1 और इसका भी रेडियस क्या होगा 1 और बड़े वाले का रेडियस क्या होगा 3। बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस होगा 3। अब आपको पता है अगर मैं एरिया का रेशियो लिखना चाहूं तो इस बड़े वाले का एरिया का रेशियो और इन छोटे वाले तीनों का एरिया का रेशियो लिखूंगा। इसमें आपको पहला चीज जो पता होना चाहिए वो है कि एरिया ऑफ जो सेमी सर्कल होता है ना भाई, वो क्या होता है?
हाफ पाई आर स्क्वायर। अगर मैं लिखूंगा तो इसका हाफ पाई आर स्क्वायर, फिर इनके हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो जो हाफ पाई है वो तो कांस्टेंट है। अगर मैं लिखना चाहूं तो लिखूंगा क्या, हाफ पाई 3 का स्क्वायर रेशियो हाफ पाई 1 का स्क्वायर प्लस हाफ पाई 1 का स्क्वायर प्लस हाफ पाई 1 का स्क्वायर, ऐसे लिखूंगा ना। बोलोगे हाँ। तो क्या आपको दिख रहा है हाफ पाई कांस्टेंट है हर जगह? हाँ कांस्टेंट है, तो उसको लिखने की जरूरत थी क्या? नहीं। इट मींस अगर मेरे को एरिया का रेशियो लिखना है तो सिर्फ और सिर्फ रेडियस के स्क्वायर का रेशियो लिख दूंगा। तो जो एरिया का रेशियो है वो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो होगा। तो मैं बोला 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3। तो 3 रेशियो 1 क्या आया? तो 3 जो है पूरे एरिया है और 1 जो है इन तीनों का एरिया है। लेकिन आपको बताना क्या था? आपको तो बताना था कि ब्लू वाले एरिया और लाल वाले एरिया का रेशियो क्या होगा। तो ये सिर्फ लाल वाला है और ये लाल वाला और ब्लू वाला दोनों है, तो इसमें से लाल वाला माइनस कर लो। तो 3 से 1 गया 2, तो ब्लू वाले हो गया 2 और लाल वाला हो गया 1। पूछा है लाल और नीले का बताना है। इट मींस 1 रेशियो 2 आंसर होगा, 2 रेशियो 1 ना, 1 रेशियो 2 आंसर होगा, क्योंकि आपको लाल और नीले का आंसर बताना है। एक बच्ची है, उसका आज मैसेज आया कि सर जानते हैं एक ऑप्शन में गलत हो गया, मैं सिली मिस्टेक कर दी, मैं ये कर दी, मैं वो कर दी। उसमें उसको 25:4 टिक करना था, 4:25 टिक करी थी। और ये मैं बार बार मेंशन करता हूं कि ऐसा एरर नहीं करना है। रीरीड द क्वेश्चन बिफोर मार्किंग योर आंसर, में हर बार बोलता हूं। द रीजन बिहाइंड दिस कि ऐसे एरर होते रहते हैं और इसी सिली मिस्टेक की वजह से जहां पे आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं ना, वहां 4 मार्क्स गंवा के आओगे। 3 जो मिलने वाले थे और 1 जो नेगेटिव के। आ जाओ अगले सवाल को देखो। अगले सवाल को फटाफट से सॉल्व करने का कोशिश करो। इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है, इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। बोला है कि भवानी स्पेंट 15% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन किड्स एजुकेशन एंड 20% ऑन फूड, 40% ऑफ द रिमेनिंग सी स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स एंड 30% ऑन ट्रांसपोर्ट। सी इज लेफ्ट विथ एन अमाउंट ऑफ 10,257। आफ्टर ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स व्हाट इज भवानीज मंथली इनकम। बोला गया है कि भवानी जो है 15% खर्चा अपने किड्स के एजुकेशन पर करती है, 20% फूड पर करती है। तो भवानी खर्च कितना कर दी? 35%। तो भवानी 35% खर्च कर दी तो बचा कितना? 65%। भवानी जब 35% खर्च कर दी, अगर मैं बोलूं कि 100% उसका इनकम था तो 65% उसका इनकम बच गया। तो भवानी के पास उसके इनकम का 13/20 बचा है। फिर बोली है कि वो 40% स्पोर्ट्स पे खर्च करती है और 30% ट्रांसपोर्ट पे। मतलब जो बचा हुआ इनकम था उसका 70% खर्च कर दी, 40 और 30। तो फिर बचा कितना? तो उसका 30% बचा, उसका 30% उसके पास बचा। और जो उसका 30% बचा है ना, वो बोल रहा है कि वो 30% बचा हुआ 10,257 के बराबर है, 10,257 के बराबर है। तो बताना है आपको कि भवानी का इनकम क्या है मंथली। एक लाइन में सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? एक लाइन में सॉल्व हुआ कि नहीं? काटाकुटी करो। 13×7 = 91, 13×8 = 104, 13×9 = 117, 26×3 = 78, 3×3 = 9। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2×3 = 6 और 26×2 = 52, 52,600 रुपया जो था भवानी का इनकम था। 52,600 जो था ना बेटा, वो इनकम था भवानी का। मेंस का एग्जाम आपको 2 मार्च से है और आपको करना क्या है ना कि जाना है पेपर में ना, तो कूल माइंड से जाना है। पेपर में पहले पहुंच जाओ,
पहले पहुंच जाओ, सबसे पहले 7:45 रिपोर्टिंग टाइम है, 7:35 में पहुंच जाओ। जैसे ही एंट्री स्टार्ट हुआ 7:45 में फटाफट घुस जाओ। 7:35 में पहुंच के किसी से बात मत करो, अपने दोस्त के साथ मत जाओ, अकेले जाओ, किसी से एक शब्द भी बात मत करो, चुपचाप वहां पहुंचो, फर्स्ट में इंटर करो और इंटर करके जाके सो जाओ अपने चेयर पे। अगल बगल वाले से बात मत करो। कई बार क्या होता है ना, महिला मिल जाती है बगल में, तो महिला प्यार से पूछ लेगी कि कब तक पेपर मिलेगा, तो आप बताएंगे क्योंकि मैं पूछ के बताता हूं। अब जब उधर से आएगा ना इन्विजिलेटर, तो उससे आप पूछेंगे पेपर कब तक मिलेगा, तब आप पेपर पूछ के बताओगे। तो ये सब काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। और फिर महिला पूछ लेगी ये कैसे होता है, ये बटन कैसे काम करता है, फॉर्म कब फिल होगा, सीट कब मिलेगा, पेन कब मिलेगा। तो उनको हेल्प नहीं करना है आपको, क्योंकि उनका शादी हो जाएगा, कोई इंस्पेक्टर ले जाएगा। आपको अपना हेल्प करना है, सो जाना है। सो जाओगे ना तो आपका दिमाग जो है ना शांत हो जाएगा। फिर खुद ही उठा देंगे वो लोग, आपको ऐसे मुंडी करके सो जाना है। और जब उठा देंगे तो आप जाके आंख मुंह धो लेना वॉशरूम से, और आंख मुंह धो के फिर से आके आप बैठ जाना। किसी से बात मत करो, सांस थोड़ा लंबा लंबा हल्का खींचना शुरू करो, इससे माइंड कूल रहता है। और जब एग्जाम स्टार्ट होगा ना, पेपर स्टार्ट होगा, तो 4-5 मिनट तक प्रेशर रहेगा। लेकिन अगर ये सांस वाला सिस्टम करते रहे कि लंबी सांसें खींच रहे हो और छोड़ रहे हो आराम से ही, ऐसा नहीं कि पूरे को सुना देना है पूरे क्लास को कि तुम सांसें खींच रहे हो, आराम से ये काम कर लो, सांसें खींचो, धीरे धीरे छोड़ो। इससे जो मेंटली जो प्रेशर पड़ेगा वो कम होगा, और फिर 2-4-5 मिनट बाद वो प्रेशर डाउन हो जाएगा। शुरुआत के 5 मिनट वेस्ट ही हो जाते हैं प्रेशर में, लेकिन उसके बाद का टाइम वेस्ट ना हो, उसके बाद अपने आप को आप कंट्रोल कर लो, इसके लिए काम करना है। तो आई होप आपको ये सब बातें जो मैं बताया ना बहुत हेल्प करेगी, और आप इसको जरूर एग्जीक्यूट करना अपने पेपर वाले दिन। तो आशा करता हूं आप लोग करेंगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे, और इस सवाल को धड़ाकर लगा देंगे। सीजीएल 2022 का आया हुआ सवाल है, फटाफट लगाओ। क्या है, अगर अल्फा और बीटा रूट्स है 6x², 13x और 7 का बराबर 0 के, तो आपको बताओ कि उसका रूट्स क्या होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। आपको पता क्या है, आपको सम ऑफ रूट्स पता है। आपको पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा है ना, वो होता है -b/a, और जो अल्फा इंटू बीटा है ना, वो होता है c/a। और जो अभी आपसे पूछा जा रहा है नए वाले इक्वेशन, वो होगा x² अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू x प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। आपको ये रूट दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/, होता है a, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, -13/7, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, 7/6। 13/6 होगा ना, 13/6। कुछ नहीं करो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का सम का वैल्यू निकाल लो, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो एक चीज तो समझना होगा कि 2 और 4 आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 हमेशा पॉजिटिव होगा। बात को समझ गए? तो उत्तर आइदर ए होगा और सी होगा। आपको सॉल्व करना है। मैं अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालूं तो स्क्वायर कर दो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर होगा 169/36, और इस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा, 2 7 14/36। तो यहां पे मिटा के लिख दो, 14/6 होगा। अब मैं बोला कि अगर मैं 169/36 से 14/6 माइनस कर दूं तो मेरे को अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। बोलोगे हाँ। तो इसको मैं इक्वल कर देता हूं इसके बेस को। इसके लिए मैं क्या किया, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो 169 से क्या घटाना है, 14 × 84। जैसे ही आप 169 से 14 × 84 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 85/36। ऐसे आया कि आप इधर ही कहां से आया, तो 169/36 माइनस 84/36। तो 9 से 4 गया 5, 16 से 8 गया 8। समझ गए? अब आपको पता है कि जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वहां पे क्या आना चाहिए, 85। तो ऑप्शन 3 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। पुट करके देख लो कि x² माइनस 85/36x
प्लस 7×7 = 36। सॉल्व करोगे ये बराबर होता है 0 के। सॉल्व करोगे आपका उत्तर ऑप्शन 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अगर दिक्कत है तो इसको आप सॉल्व करने का कोशिश करो। दिक्कत है तो दिक्कत को सॉल्व करने का कोशिश करो। सीजीएल प्री का आया हुआ सवाल है, ये भी सॉल्व करो फटाफट से। बोला है कि स्विमर है, स्विम्स फ्रॉम अ पॉइंट पी अगेंस्ट द करंट फॉर 6 मिनट and then swims back along the current after next 6 minutes and reaches at a point Q. If the distance between P and Q is 120 meter, then the speed of the current in km/h. बोला है कि एक स्विमर जो है ना वो अगेंस्ट द करंट 6 मिनट तक चलता है। फिर बोला है कि वो स्विम्स बैक आता है और Q तक पहुंच जाता है 6 मिनट। तो आपको पता है कि अगेंस्ट द करंट में क्या होता है कि धारा ऐसे आ रही है, आप ऐसे जा रहे हो, तो धारा विरोध करती है, तो स्पीड कम होता है, तब भी वो 6 मिनट ट्रेवल किया है। और जब धारा के साथ आ रहा है ना तो भी वो 6 मिनट ट्रेवल किया है। मतलब धारा के साथ जब चला होगा तो वो ज्यादा डिस्टेंस चला होगा। बोलोगे हाँ। तो मान लेता हूं पॉइंट पी यहां था, यहां से वो धारा के विरोध गया और किसी पॉइंट पे पहुंचा, मान लेते हैं टी पॉइंट में पहुंचा, और फिर जब रिटर्न आ रहा था ना तो वो इससे ज्यादा गया और ये क्यू पॉइंट पर पहुंच गया। वो क्यू पॉइंट पर पहुंच गया, क्यू पॉइंट पर पहुंच गया। तो ये बोल रहा है जो पी से क्यू का डिस्टेंस हो 120 मीटर है। अब मैं अगर बोलूं कि धारा का करंट का स्पीड c है, बोट का स्पीड b है। एक बार बोट का स्पीड b है और करंट का स्पीड c है। तो एक बार जब ये डिस्टेंस चला गया होगा यहां से यहां तक, उस टाइम स्पीड क्या रहा होगा b - c। तो एक बार b - c से 6 मिनट चला गया और एक बार b + c के स्पीड से 6 मिनट चला गया, और जब इससे चला गया तो 120 मीटर ज्यादा डिस्टेंस चला गया। यही है ना, और कुछ तो नहीं है। यही है कि एक बार बोट प्लस करंट की स्पीड से चला गया तो यहां से यहां तक चला गया, एक बार बोट माइनस करंट की स्पीड से चला गया तो यहां से यहां तक चला गया। तो जब प्लस के स्पीड से चला गया तो ये डिस्टेंस जो है एक्स्ट्रा चला गया, तो मैं वही काम कर दिया। अब मैं यहां माइनस किया तो 6b - b, 6b 0 हो गया, 6c और 6c 12c हो गया, और बराबर 120 के। अब देखो एक चीज समझना है, ये मीटर में है, ये मिनट में है, और यहां पे km/h में स्पीड पूछा गया है। ध्यान से समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं। ये जो है मीटर में है तो इसको मैं क्या किया, किलोमीटर में बदल लिया। अब ये जो है मिनट में है तो इसको मैं आवर में बदल लिया। अब ये मेरा आवर में है, ये किलोमीटर में है, तो करंट का स्पीड km/h में आ जाएगा। बोलोगे हाँ। तो 12 से 12 खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, c बराबर है 6/10। इट मीन्स 0.6 km/h। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी जो होगा ना सही उत्तर होगा उस सवाल का। आइए अगले सवाल को करिए। बोला है कि एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट सिक्योर्स 42% ऑफ द वोट्स पोल्ड बट इज डिफीटेड बाय हिज ओनली ओपोनेंट बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3080 वोट्स बिकॉज ऑफ 4000 इनवैलिड वोट्स। द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट्स इज। कैसे करिएगा, धड़ाधड़ फटाफट फटाफट 20 सेकंड के अंदर। देखो पहला चीज, ये सीपीयू का आया हुआ सवाल है, सीपीयू 22 प्री का। अब मैंने यहां लाल कलर का सीपीयू 2022 फर्स्ट शिफ्ट इस जून को या फिर इस नवंबर को लिख के नहीं लाया हूं, इसके लिए तहे किडनी से सॉरी। अब आइए सॉल्व करिए। देखो भाई कैसे करोगे आप। पहला चीज है कि दो कैंडिडेट लड़ रहे हैं। जब दो कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो एक को क्या मिल रहा है, 42% ऑफ द वोट मिल रहा है। दूसरे को कितना मिल रहा है पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास एक बोतल है, अगर इसमें इतना पानी भरा हुआ है तो आप क्या बोलोगे, उसको इतना खाली है। तो सेकंड पर्सपेक्टिव हमेशा आपको समझना है। अगर एक को 42% मिला
तो दूसरे को 58% मिला होगा, दूसरे को 58% मिला होगा। लेकिन जिसको 42% मिला है उसके 1400 वोट इनवैलिड हो गए, 1400 वोट इनवैलिड हो गए। इस वजह से वो 3080 वोट से हार गया है। समझ रहे हो ना? तो ओरिजिनली उसको कितना मिला है? उसको 42% तो मिला ही मिला है, साथ साथ उसको 1400 और वोट मिला है, और ये वोट जो था एक को मिला है, और एक को क्या मिला है? 58%। लेकिन जिसको 58% मिला है वो 3080 से जीत गया है। तो 58% माइनस 42% प्लस 1400 किसके बराबर है? तो बोलोगे बराबर है 3080 के। तो परसेंट को एक साइड रखते हैं और नंबर को एक साइड रखते हैं। चलो रख लेते हैं। तो 58 से 42 गया, क्या बचा? 16, 16%। अब ये माइनस 1400 को उधर जाके ऐड कर दिया तो कितना हुआ? 3 1 4 4 8 0। तो 16% का वैल्यू है 4480। तो 1% का वैल्यू क्या होगा? 16 दूना 32, 16 8 28, 280। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा क्या है कि द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट्स, मतलब 1400 कितना परसेंट के बराबर है? जो इनवैलिड वोट्स है ना वो कितने परसेंट के बराबर है? मतलब 1400 कितने परसेंट के बराबर है? 28 5 40, 1 5 5, 28 5 140। तो 1400 5% के बराबर है, मतलब 5% वोट इनवैलिड है, मतलब 5% वोट इनवैलिड है। बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बेहद ही आसानी से आप समझ गए होंगे। सीपीओ का आया हुआ आई थिंक सवाल है, ये भी सॉल्व करने का कोशिश करो। बेहद ही आसान सवाल है, ये तो बहुत हलवा सवाल है, एकदम उच्चू मुच्चू करने वाला सवाल है। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ मेरे यार, आ जाओ मेरे लल्ले, मेरे जिगर के छल्ले, फटाफट सॉल्व करके निकल जाओ। देखो क्या है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? आपको दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है जिसके साइड है 8 12 16, तो आपको एरिया क्या होगा? पहला चीज, जब भी आपको स्केलेन ट्रायंगल बनेगा तो उस केस में आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है जिसका नाम है हीरोन्स। कैसे करते हैं? तो हीरोन्स होता क्या है? तो एरिया फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग लिखते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और जहां पर एस होता है उससे भी पेरीमीटर होता है। बस इसी को अप्लाई करना है। फटाफट कर लोगे ना? बोलोगे हाँ, चलो कर लो, करके दिखाओ, मुझे ये करके दिखाओ सवाल। अब देखो आपको ना ऐसा नहीं कि उठा के सॉल्व करना शुरू कर देना है, वैसे कर सकते हो, आसान है। चलो कर लेते हैं। अगर आपको मन है तो एक काम और कर सकते हो, सबको 4 से काट दो। लेकिन क्यों ही काटोगे, आसान छोटा डेटा है तो ऐसे ही कर लेते हैं। 12 8 20 16 36, 36 को आधा किया क्या है? 18। तो एस क्या हुआ? 18। 8 12 20 16 36, तो एस का वैल्यू क्या आएगा? वो होगा 8 प्लस 12 प्लस 16 बटे 2, तो ये हुआ 18। अब क्या करोगे? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो 18 दूना 36 का 6 बाहर आया और 2 इसमें से बाहर आ गया, अंदर में बच गया 15। तो 12√15 विल बी द करेक्ट आंसर। 12√15 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छे से समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सीजीएल प्री 2022 का आया हुआ सवाल है आपके सामने। ट्रिगोनोमेट्री का बहुत जबरदस्त सवाल है, एडवांस आइडेंटिटी से है। जो एडवांस ट्रिगोनोमेट्री पढ़ता होगा ना उसको समझ होगा इस सवाल का इंपॉर्टेंस क्या है। फटाफट से सॉल्व करो। फटाफट से सॉल्व करना है आपको। क्या आया उत्तर?
दिया गया है कि अगर a प्लस बी सी के बराबर है, a प्लस बी सी के बराबर है, तो tan a इंटू tan b इंटू tan c किसके बराबर होगा? देखो एक काम आप कर सकते थे, वैल्यू पुटिंग। मतलब आपको मन है तो इसको आप 30 पुट कर दो और इसको भी 30 पुट कर दो, ये 60 हो जाएगा, कोई ना कोई उत्तर आ ही जाएगा, समझे? लेकिन मैं आपको ये सिखाता नहीं हूं। अगर आप दो ऑप्शन में फंस गए तो आपका टाइम गया है 1 मिनट बर्बाद। आप यहां पुट करोगे एबीसी, यहां पुट करोगे, यहां पुट करोगे, यहां पुट करोगे, यहां पुट करोगे, लगभग 1 मिनट से तो अधिक ही जाएगा। एक बार इसको, 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 चारों को सॉल्व करने में 5 सॉल्व करना है टोटल, टाइम लग जाएगा। उससे तेज आप कर सकते हो अगर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद है कि tan a प्लस बी का, और आपको कुछ नहीं करना है, tan के फॉर्म में उत्तर चाहिए तो दोनों साइड tan पुट कर दो। तो मैं दोनों साइड tan पुट किया तो tan a प्लस बी किसके बराबर है? tan c के बराबर है। इसको मैं लिख लिया, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b किसके बराबर है? tan c के। अब देखो आपको पता है, उधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? tan a प्लस tan b बराबर होगा tan c इंटू 1 tan c इंटू tan a इंटू tan b, तो ये होगा tan a इंटू tan b इंटू tan c। बात को समझ गए? आपसे पूछा गया था tan a इंटू tan b इंटू tan c का वैल्यू बताओ, इसको इधर ला दो और इसको इधर ले जाओ, तो आपको मिलेगा कि tan a इंटू tan b इंटू tan c, tan a इंटू tan b इंटू tan c का जो वैल्यू है वो क्या है? tan c माइनस tan a माइनस tan b। मतलब उत्तर ऑप्शन 4 सही होगा। उत्तर ऑप्शन 4 सही होगा। चलिए अगला सवाल है स्टैटिक्स का। अगला सवाल है स्टैटिक्स का। फटाफट से आपको करना है इस सवाल को। कैसे करोगे देखो, सवाल को पढ़ो पहले। सवाल में बोला है कि द मीन ऑफ द फिगर्स 1 x 6 4 y 9 7 is 6 where x and y are constant. If x is replaced by 3x plus 2 and y is replaced by y plus 2, the mean 2 increases. यहां पर लिखना चाहिए increases by 2. The mean increases by 2, ऐसे होना चाहिए। Find the value of x. फिर से x का मान बताओ। ससुरा चाहते क्या हो? पूरा दिल का दर्द निकाल दोगे, बार बार x का वैल्यू कर रहे हो। देखो क्या है, निकाल देते हैं। अब कैसे करोगे इसको? आपको पता है मीन होता क्या है? मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मीन क्या होता है। तो मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल ऑब्जर्वेशन। यही होता है ना? बोलोगे हाँ। कुछ नहीं करो, सॉल्व करना शुरू करो। सम करोगे 1 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 4 प्लस वाई प्लस 9 प्लस 7, तो 9 7 16 4 20 6 26 27 27 प्लस एक्स प्लस वाई, टोटल कितने हैं? तो टोटल भैया है 3 3 6 1 7 बराबर है 6 के। तो x प्लस वाई किसका वैल्यू आएगा? तो ये आएगा 6 इंटू 7 42, 42 से 27 घटाओगे तो 15 के। तो x प्लस वाई 15 आया। अब देखो अगला लाइन वो क्या बोला। वो अगला लाइन बोला है कि अगर x को 3x प्लस 2 से रिप्लेस कर दिया जाए, y को y प्लस 2 से रिप्लेस कर दिया जाए,
तो जो मीन है वो 2 से बढ़ जाता है, तो वो 6 से 8 हो जाता है। मतलब और सारे नंबर अपने जगह पर ही है, सिर्फ x 3x + 2 हो गया, y y + 2 हो गया, तो मीन 6 से 8 हो गया। तो मैं बोला उसका भी मीन निकाल दो, सबको ऐड किया, 6 1 7 4 11 9 20 7 27, 27 2 29, 29 2 31, 31 प्लस 3x प्लस y बटे 7 बराबर किसके है? 8 के। तो यहां से मैं 3x प्लस y का वैल्यू निकाला तो क्या आया? 8 7 56 - 31 25, 56 - 31 25 आया। अब देखो आपसे x का वैल्यू पूछा है, आपके पास 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो कुछ नहीं करो, इन दोनों को माइनस कर दो। तो 3x से x गया 2x, y से y खत्म हो गया, 25 से 15 गया 10, तो 2x बराबर आया 10 के, तो x बराबर आई 5 के, x बराबर आया 5 के। नेक्स्ट सवाल को देखो आप क्या है। नेक्स्ट सवाल भी CGL प्री 2022 का आया हुआ सवाल है, CGL प्री 2022 का। सॉल्व करने का कोशिश करो। हमको तो सवाल याद होता है, अगर मैं एक बार सॉल्व कर लूं तो मेरे को सारे सवाल याद हो जाते हैं। सारे नहीं बोलूंगा लेकिन मैक्सिमम याद हो जाते हैं। मेरे को इवन डेट तक याद हो जाता है कई बार, लेकिन मैं इतना मेंशन नहीं करता, क्या ही फायदा, पानी भी खत्म हो गया। आइए क्या है अगला सवाल। इफ अ मैन ट्रेवल्स एट 1/x km/h ऑन अ जर्नी and returns at 1/x² km/h, then its average speed for the journey is। देखो क्या है, बोला है कि एक आदमी है वो 1/x से जाता है और 1/x² से आता है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। देखो आपको एवरेज स्पीड का एक कॉन्सेप्ट होता है कि when distance is equal, when डिस्टेंस इज इक्वल, तो उस केस में ना अगर मैं बोलूं कि एक स्पीड s1 है, एक स्पीड s2 है और दोनों के द्वारा फिक्स d डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, तो जो एवरेज होता है ना वो क्या होता है, जो एवरेज होता है वो होता है 2s1 s2 बटे s1 प्लस आया कहां से, तो बोलो कि टोटल एवरेज ओरिजिनली क्या होता है, तो बोलो कि भैया टोटल एवरेज होता है, सॉरी एवरेज जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। मैं बोला टोटल डिस्टेंस है कितना, मैं बोला टोटल डिस्टेंस है कितना, तो आप बोलोगे d और d, d प्लस डी, d प्लस डी, 2d लिख लेता हूं सीधा सीधा 2d। मैं बोला टोटल टाइम है कितना, तो बोलोगे d डिस्टेंस को s1 की स्पीड से ट्रेवल किया गया है, मतलब जो टाइम होता है वो क्या होता है भाई, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना, बोलोगे हाँ। तो डिस्टेंस मेरा d था, स्पीड मेरा s1 था, तो ये हो गया d अपॉन s1 और यहां पे टाइम हो गया d अपॉन s2। तो बोला d कॉमन कर दो, तो d से d खत्म हो गया। अब मेरा जो आएगा वो क्या आएगा, देखो 2 अपॉन s2 अपॉन s1 s2। अब जो ये s1 है वो ऊपर चला जाएगा, तो प्रूफ हो क्या आया कि 2s1 s2 बटे s1 प्लस s2, यही है ना, बोलोगे हाँ। अब नेक्स्ट सवाल में ये अप्लाई कर दो, आप नेक्स्ट सवाल में आप ये अप्लाई कर दो, तो क्या है 1/x इंटू 1/x² इंटू 2 बटे 1/x प्लस 1/x²। जब आप सॉल्व करते हो तो यहां पर 1/x है, तो मैं बेस को इक्वल करने के लिए x से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे क्या हुआ x प्लस 1 और ऊपर क्या चला जाएगा x², तो ऊपर था 2 अपॉन x³ और x² चला गया, तो ये काट दिया, तो ऊपर बचा 2 अपॉन x इंटू x प्लस 1।
तो ये जो आया आपका एवरेज स्पीड आया 2/x+1। देखो ये है, ये x+x² लिखा है, मतलब x को मल्टीप्लाई करा दिया है इस तरीके से। अब देखो क्या भैया यही तरीका था सॉल्व करने का? नहीं, एक तरीका और है। वो क्या है कि x को 1/2 या फिर 2 पुट कर दो अपने हिसाब से। 1 पुट करोगे तो ऑप्शन सेटिस्फाई करने के चांसेस रहेंगे, 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर दें। सब 1 मान लो पुट कर लिए, 1 पुट करके सॉल्व कर रहे हो तो 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकते हैं। 1/2 पुट कर दो, जैसे ही 1/2 पुट करोगे ये हो जाएगा km/h और ये हो जाएगा 4 km/h, और इसको सॉल्व करो फिर ऑप्शन सेटिस्फाई कराओ, आ जाएगा। तो आप ना एक तरीका वैल्यू पुटिंग लगा सकते थे। देखो मैं करके दिखाता हूं। चलो मैं x को 1/2 रखा, ठीक, 2 हुआ 1 4 हुआ, तो क्या होता है 2 × 4/2 4 6, मतलब 2 दूना 4 चौके 16, 8/3 जहां पे आएगा वो उत्तर होगा। अब मैं सॉल्व करना शुरू किया कि 8/3 कहां पे आता है, यहां 1/2 पुट किया तो 2 + 1/2 + 1/4। सॉल्व करो आप, तो क्या हुआ कि यहां पर आ गया आपको 8/3, मतलब पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, काम खत्म, काम खत्म। कोई बोलेगा 1 पुट करके देख लो, देखो 1 पुट करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा ना कि ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो एवरेज भी 1 हो जाएगा। एवरेज हो जाएगा 2 × 1 × 1/2, तो 1 आ जाएगा। फिर कई सारे ऑप्शन सेटिस्फाई करने के चांसेस रहेंगे, इस वजह से मैं 1 नहीं रखवाया। समझ गए ना? चलो नेक्स्ट सवाल को आप देखो। नेक्स्ट सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का, सॉल्व करो आप। बोला है कि अगर ए जो है एक एक्यूट एंगल है तो आपको बताना है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आएगा? देखो आपको क्वाड्रेंट का नॉलेज पूछा है, CGL 22 का ही सवाल है, क्वाड्रेंट का नॉलेज पूछा है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपको ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें आपको साइन पॉजिटिव होता है, इसमें आपका tan पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। और साथ साथ देखो पहला ही दिया है कॉस माइनस से, तो कॉस माइनस से फोर्थ में आएगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो क्या हुआ कॉस है। फिर बोला है cot 90 + थीटा, तो cot 90 + थीटा किस में आएगा? सेकंड में। और cot 90 + थीटा चेंज किस में होगा? tan थीटा, तो -tan थीटा। अगला cos 180 - थीटा, मतलब cos 180 - थीटा किस में आएगा? क्योंकि देखो ये 90 है, ये 90 है, तो 180 - थीटा इसमें आएगा, वो भी नेगेटिव आएगा, तो cos 180 - a -cos a। अगला देखो, आपको ये बात तो पता है ना कि जब ये 90 का ऑड मल्टीपल होता है तो चेंज होता है, और 90 का जब इवन मल्टीपल होता है तो नो चेंज होता है। कितना लोगों को नहीं समझ में आया? देखो मैं बताता हूं। अगर मैं बोलूं कि cos 90 - थीटा है तो ये 90 × 1 है, तो ये होगा sin थीटा, मतलब cos जो है साइन में चेंज हो जाएगा उस केस में जब 90 × 1 होगा। जैसे यहां पर था cot 90 + a, तो cot जो था ना वो tan में चेंज हो गया था, लेकिन यहां पे था cos 180 - a, तो 180 - 90 का इवन मल्टीपल, तो ये cos में ही रहा। ये चीज होता है कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ आगे, tan 180 + थीटा, मतलब देखो 180 प्लस है तो tan का तो tan ही रहेगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव देखो क्या आएगा, 180 + थीटा किस में आएगा? इसमें, तो tan पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वहां tan पॉजिटिव होता है। tan 270 + a किस में जाएगा? इसमें, तो tan जो है 270 प्लस है, तो पहले तो ये कॉट में आएगा, और उसके बाद ये 270 + a फोर्थ में जा रहा है तो नेगेटिव आएगा। साइन 360 - a, 360 कहां पे पूरा होता है? यहां पर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 360 के 90 × 4 मतलब इवन मल्टीपल है, तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन ये उसका जो साइन है ना 360 - थीटा की वजह से वो चेंज हो जाएगा। अब देखो आप काटाकुटी मचाओ, उत्तर पाओ, काटाकुटी मचाओ और उत्तर पाओ। अब मैं काटता हूं,
देखो नेगेटिव नेगेटिव खत्म, आंसर जो आएगा पॉजिटिव आएगा। tan a इंटू कॉट ए 1 हो गया, cos ए स्क्वायर ए, नीचे देखो tan a जो है ना, tan a को क्या लिख सकता हूं, tan a को लिख सकता हूं sin a बटे cos a। अब देखो cos a से cos a खत्म, sin a से sin a खत्म, बच गया जिंदा एक cos a। तो उत्तर होगा ऑप्शन 3 cos a, करेक्ट उत्तर होगा। cos a विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो हम लोग आज के सेशन का आखिरी सवाल देखेंगे, जो आया हुआ है CGL प्री 2022 में। काफी अच्छा सवाल है, सॉल्व करने का कोशिश करो। क्या ये सवाल बोला है कि एक 4 डिजिट पिन से ABCD, एक 4 डिजिट पिन है जिसको ABCD के तौर पे लिखा गया है। हिंदी में समझाते जाऊंगा, नहीं लिखा हुआ है तो। बोला है ऑफ अ लॉक हैज डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट। देखो ABCD एक 4 डिजिट नंबर है जिसमें जो है कि ABCD उसमें से कोई भी जीरो नहीं है, मतलब सबके कोई ना कोई नंबर है। फिर बोला है द डिजिट सेटिस्फाई। अब डिजिट कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, जिसमें एक कंडीशन है कि B बराबर है 2A का, C बराबर है 2B का, D बराबर है 2C का। तो आपको बताना है कि जो पिन होगा ना वो डिविजिबल होगा किन से। अब मान लो मैं लिख लिया कि जो मेरा ABCD था कुछ इस तरीके से था A B C D। अब बोला है जो B है ना वो 2A के बराबर है। अगर मैं सबसे छोटा नंबर A को एज्यूम करूं, अपने मन से कुछ भी करूं, तो अगर मैं 2 कर लूं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 0 से जस्ट बड़ा 1 रखता हूं। क्यों नहीं 2 किया ये भी बताऊंगा। अगर मैं A को 1 एज्यूम करता हूं तो B क्या होगा 2 इंटू 1 2, C क्या होगा 2 इंटू B 4, और D क्या होगा 2 इंटू 4 8। अब देखो जैसे आप A को 2 एज्यूम करते तो B क्या होता है 2 दूना 4, C क्या होता है 4 दूना 8, और D होता 8 दूना 16, जो कि 2 डिजिट नंबर बन जाता। तो आप इसीलिए वो इनडायरेक्टली आपको बताना चाहता है कि A का सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है 1, और जो ABCD है उसका भी सिर्फ एक ही नंबर पॉसिबल है 1248। आपको पकड़ना है, वो डायरेक्टली नहीं बोला है, इनडायरेक्टली बोला है। अब देखो अब आपसे बोला है कि 1248 के कितने पॉसिबल फैक्टर हैं। 1248 के कितने पॉसिबल फैक्टर हैं, तो पहले तो आप इसको फैक्टराइज करो। ये 4 से कट रहा है ना, कट रहा है, हाँ। 8 से कट रहा है क्या, 8 से भी कट रहा है। पहले हम लोग 8 से काटते हैं, तो 8 एकम 8, इतना बचा 4, 8 पचे 40, 8 छके 48, फिर 2 से कटेगा, 2 7 14, 4 से भी कट जाएगा ना, तो 4 से काट लेते हैं, 4 तिया 12, और कितना बचा 4 9 36। मतलब ये नंबर जो है ना, इसको आप फैक्टराइज कर रहे हो तो 32 गुणा 39 हुआ। तो इसके सारे पॉसिबल फैक्टर में लिख लिया। 32 हो गया 2 टू द पावर 5, ये हो गया 3, ये हो गया 13। मतलब ये 13 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है। तो पूछा गया पेन किससे किससे डिविजिबल है। पिन जो है किससे किससे डिविजिबल है, तो पेन 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और 13 से भी डिविजिबल है। अगर ये सवाल पूछ लेता कि DCBA के किस किस से डिविजिबल होगा, DCBA इज डिविजिबल बाई, देखो मैं आपके सामने इंस्टेंट ये सवाल सोचा, मतलब ये नंबर क्या होता 8 4 2 1। 8 4 2 1 किससे डिविजिबल होगा। देखो अब उसको आप फैक्टराइज करो। देखो 7 से ये कट रहा है, मेरे को ऐसे दिखा 12 7 84, 7 21, 3 से भी कट रहा है, हाँ। तो हमने इसको फैक्टराइज करना शुरू किया, 7 12 84 और 7 21, ये ऐसे। फिर से इसको फैक्टराइज किया, 3 चौके 12 और 3 एकम 3। 401 डिविजिबल है क्या किसी नंबर से, 401 डिविजिबल है किसी नंबर से। ध्यान दो तो अगर मैं देखूं तो 20 के नीचे सारे प्राइम नंबर से काट के देखो, 19 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 17 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 13 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 11 से नहीं कट रहा है। 7 से कट रहा है क्या, 7 5 35, नहीं कट रहा है। 5 से कट नहीं रहा है, 3 से कट नहीं रहा है। अब देखो इसी सवाल में बोल देता कि DCBA इज डिविजिबल बाई द लार्जेस्ट प्राइम नंबर, चाहे फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम नंबर व्हिच कैन डिवाइड DCBA। सवाल कैसे चेंज होगा देखो,
इसी सवाल में मैं अगर कल के दिन में एग्जामिनर हूं, मेरे को मेंस लेना है, मैं इस सेम सवाल को चिपकाना चाहता हूं, कुछ नहीं पूछूंगा, पूछ दूंगा कि फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, या फिर उसको डिफिकल्ट बनाना होगा तो मैं देखो कैसे सोचूंगा, फैक्टर विच कैन डिवाइड 8 4 to 1 नहीं लिख के मैं सीधा लिख दूंगा ऐसे, DCBA। उससे भी डिफिकल्ट बनाना होगा, आप ऑप्शन का हेल्प ना ले पाओ, उसके लिए क्या कर दूंगा, बोल दूंगा फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट प्राइम नंबर, फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट प्राइम नंबर विच कैन डिवाइड द DCBA। उस केस में उत्तर आपका 401 आएगा और 401 का सम जो आएगा 5 आएगा। सोचो, ऐसे ही तो सवाल चेंज होता है। क्या कुछ तूफान ही किया क्या? आपके सामने ही ना सवाल फ्रेम हो गया। और मैं इसको अगर मॉक टेस्ट में डाल दूं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं 1% लोग भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। मॉक टेस्ट वाले ऐसे ही सवाल रख देते हैं, फिर आपको लगता है मेरा मार्क्स कम आ गया, तो टिपिकल सवाल ऐसे ही बनाया जाता है। बात को समझ गए? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक सवाल आपको होमवर्क में दे देता हूं, CGL प्री 2022 का आया हुआ सवाल है, तो ये आपका होमवर्क हुआ। आपको करना क्या है, इसका आंसर आपको ABCD या फिर 1 2 3 4 के फॉर्म में आंसर कमेंट करना है। दूसरा क्या करना है, अपना रिव्यू देना है कि सेशन कैसा था, सेशन कैसा था। तीसरा, अगर आपको कोई सवाल में डाउट है तो कमेंट करके जाओ, मैं उसको पिक करके लेकर आऊंगा नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट के नेक्स्ट में लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे से करो, अच्छे से रेस्ट लो, अच्छे से खाओ पियो, हेल्थ का ध्यान रखो, घर वालों को ध्यान रखो, मम्मी पापा का ध्यान रखो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।